नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक युग के कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वैदिक युग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है, जो लगभग 1500 से 600 बीसी के बीच माना जाता है। तो चलिए, इस युग के कुछ रोचक पहलुओं पर नजर डालते हैं। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। यह व्यवस्था व्यक्ति के कर्म और धर्म पर आधारित थी। वैदिक युग में ब्राह्मणों की स्थिति अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित थी। वे समाज के शीर्ष वर्ण के रूप में माने जाते थे और उनका मुख्य कार्य धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन, वेदों का अध्ययन और उनका प्रवचन करना था। ब्राह्मणों को ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था और उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व था। वैदिक समाज में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान था, क्योंकि वे यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्मकांडों के लिए आवश्यक मंत्रों का ज्ञान रखते थे। उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था और उनके आशीर्वाद को बहुत महत्व दिया जाता था। वैदिक युग के दौरान ब्राह्मणों को आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का स्रोत माना जाता था और उनकी भूमिका समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार वैदिक युग में ब्राह्मणों की स्थिति उच्च और आदरणीय थी और उन्हें धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिकी मामलों में सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता था। वैदिक युग में क्षत्रियों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। वे समाज के दूसरे वर्ण के रूप में माने जाते थे और उनका मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना और युद्ध में भाग लेना था। क्षत्रिय वर्ग के लोगों को वेदाध्ययन, प्रजापालन, दान और यज्ञादि करने के लिए भी कहा गया था। वैदिक साहित्य में क्षत्रियों की उत्पत्ति को प्रजापति की बाहु से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि उनका संबंध शक्ति और प्राधिकरण से है। वैदिक काल के दौरान क्षत्रियों का आधिपत्य राज्य के शासन में स्थापित हो गया था और उन्हें सभी प्राणियों की रक्षा करने, युद्ध के लिए तैयार रहने और युद्ध में मृत्युपर्यंत डटे रहने के कर्तव्य समझे जाते थे। इसके अलावा वैदिक युग के अंत में बड़े राज्यों और महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें क्षत्रियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। इस प्रकार वैदिक युग में क्षत्रियों की स्थिति राज्य की सुरक्षा, शासन और युद्ध कला में केंद्रीय थी और उन्हें समाज के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग के रूप में देखा जाता था। वैदिक युग में वैश्यों और शूद्रों की स्थिति समाज के अन्य वर्णों की तुलना में भिन्न थी। वैश्य वर्ण के लोग मुख्यतः व्यापार, कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए थे। वे वैदिक समाज के आर्थिक स्तंभ माने जाते थे और उनका काम समाज की आर्थिक समृद्धि में योगदान देना था। वैश्यों को व्यापारिक और कृषि गतिविधियों में निपुण माना जाता था और उन्हें समाज में तीसरा स्थान प्राप्त था। शूद्र वर्ण के लोग समाज के सबसे निम्न स्थान पर थे और उनका मुख्य कार्य सेवा और श्रम संबंधी गतिविधियां करना था। वे अक्सर भूमि के मालिकों या उच्च वर्णों के लिए काम करते थे और उन्हें अधिकार और सम्मान के मामले में सीमित स्थान प्राप्त था। शूद्रों को अक्सर अधिक कठिन और निम्न माने जाने वाले कार्य सौंपे जाते थे और उनकी सामाजिक स्थिति अन्य वर्णों की तुलना में कम मानी जाती थी। इस प्रकार वैदिक युग में वैश्य और शूद्र दोनों ही वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे और उनकी स्थिति उनके कर्म और समाज में उनके योगदान के आधार पर निर्धारित की गई थी। वैदिक युग में वनजनों या वनवासियों की स्थिति समाज के अन्य वर्गों से भिन्न थी। वैदिक साहित्य में वनवासियों का उल्लेख कम ही मिलता है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि वे मुख्य वैदिक समाज से अलग एक स्वतंत्र जीवन जीते थे। वे अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर थे और शिकार, फल, जड़ी बूटियों का संग्रह और छोटे पैमाने पर खेती करते थे। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था के उदय के साथ वनजनों को अक्सर समाज के निम्न वर्गों में माना जाता था। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार नहीं था और उनकी जीवन शैली और संस्कृति मुख्य वैदिक समाज से अलग थी। वनवासियों का अपना एक अलग सामाजिक और धार्मिक ढांचा था, जो प्रकृति पूजा और आदिवासी परंपराओं पर आधारित था। इसके अलावा वैदिक युग के दौरान लोहे के उपकरणों के उपयोग से जंगलों की कटाई में वृद्धि हुई, जिससे वनजनों के पारंपरिक जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा। उनके निवास स्थानों में कमी आई और उन्हें अपने जीवनयापन के तरीकों में बदलाव करना पड़ा। ये जानकारी वैदिक साहित्य और पुरातात्विक अभिलेखों के अध्ययन से प्राप्त होती है, जो हमें उस समय के समाज की विविधता और जीवन शैली की झलक प्रदान करते हैं। 12 वैदिक युग के वनजनों की स्थिति का अध्ययन करने से हमें उस समय के समाज की जटिलता और विविधता की गहरी समझ मिलती है।
ये थे वैदिक युग के मुख्य बिंदु जिन्हें हमने विस्तार से जाना। इस युग की गहराई से समझ हमें भारतीय सभ्यता के विकास की यात्रा को समझने में मदद करती है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न हो, तो कृपया पूछें। धन्यवाद।